नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर मोर अपनी 20% आय भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर। हाँ, कह रहा है कि मिस्टर मोर जो है अपनी 20% आय भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर, और जो शेष बचता है, कह रहा है कि उसके बाद जो शेष बचता है उसका 40% मनोरंजन व यात्रा पर और 30% दवाइयों पर खर्च करता है। हाँ, कह रहा है यदि वह 8,775 की बचत करता है तो बताइए मासिक मासिक आय कितनी है। हाँ दोस्तों, एक मिस्टर मोर नाम का एक लड़का था। दोस्तों मिस्टर मोर नाम का एक व्यक्ति था। वो अपनी दोस्तों एक मिस्टर मोर नाम का एक व्यक्ति था। वो भोजन पर अपनी आय का 20% पैसा और 15% शिक्षा पर खर्च कर देता है। दोस्तों भोजन पर 20% पैसा खर्च करता है और 15% शिक्षा पर खर्च करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अपनी आय का कुल मिलाकर 35% पैसा वो खर्च कर देता है। अपनी आय का कुल मिलाकर 35% पैसा वो भोजन व शिक्षा पर खर्च कर देता है। हाँ हाँ, ठीक है। अब दोस्तों खर्च करने के बाद उसके पास जितने रुपए बचते हैं, दोस्तों खर्च करने के बाद जितने रुपए उसके पास बचते हैं, उसमें से वो 40% मनोरंजन व यात्रा पर और 30% दवाइयों पर खर्च कर देता है। हाँ, खर्च करने के बाद दोस्तों उसके पास कुल मिलाकर 8,775 रुपए बचते हैं। हाँ, कह रहा है बताइए मासिक आय क्या है, व्यक्ति की मासिक आय क्या है। हाँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर मासिक आय व्यक्ति की निकालने की कोशिश करते हैं फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन मेथड सबसे अच्छा तरीका होता है, चीजें खत्म हो जाती है। हाँ, दोस्तों मिस्टर मोर जो है अपनी आय का 35% पैसा भोजन पर और शिक्षा पर खर्च करता है। हाँ, 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20। चाहे मैं 35% कहूँ चाहे 7/20 कहूँ, दोनों का मतलब एक ही है। हाँ, अगर दोस्तों मिस्टर मोर जो है अपनी आय का 7/20वां हिस्सा भोजन और शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो उसके पास अभी उसकी आय का कितना रुपए बच रहा है? अगर 7/20 हिस्सा अगर अपनी आय का 7/20 हिस्सा वो खर्च कर दिया है, तो उसके पास अभी भी कितने रुपए बचा है? तो देखिए, अगर मिस्टर मोर जो है अपनी आय का 7/20वां हिस्सा खर्च कर दिया है भोजन व शिक्षा पर, तो अभी भी उसके पास कुल मिलाकर 13/20 रुपए बचा है। हाँ, 13/20 रुपए बचा है। अभी भी उसके पास कुल कितना रुपए बचा है? 13/20 बचा है। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि यदि व्यक्ति की कुल मिलाकर यदि मिस्टर मोर की कुल आय मिलाकर 20 रुपए थी, तो भोजन और शिक्षा पर खर्च करने के बाद उसके पास कुल मिलाकर 13 रुपए बचा है। हाँ, समझ में आया? हो गया। हाँ, अगर तो मिस्टर मोर जो है 35% पैसा मतलब 7/20 अपनी आय का मतलब अगर मिस्टर मोर जो है अपनी आय का 7/20 हिस्सा भोजन व शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो उसके पास अभी भी कितने रुपए बच रहे हैं? देखिए 7/20 अगर वो खर्च कर दे रहा है तो 13/20 अभी भी बच रहे हैं उसके पास। हाँ, मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि मिस्टर मोर की आय कुल मिलाकर 20 यूनिट थी, तो भोजन व शिक्षा पर खर्च करने के बाद उसके पास कुल मिलाकर 13 यूनिट पैसा बचा है। हाँ, तो मिस्टर मोर के पास कितने रुपए बचा है? देखिए, भोजन व शिक्षा पर खर्च करने के बाद कुल मिलाकर इतने रुपए बचा है। हाँ, अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो अगर उसके अंदर भी जाता हूं तो इसका मतलब ये है कि यदि 20 रुपए कुल आए थी, तो उस भोजन और शिक्षा पर खर्च करने के बाद उसके पास कुल मिलाकर 13 यूनिट बचा था। हाँ, ठीक है। दोस्तों मिस्टर मोर के पास कितने रुपए बचे हैं? इतने रुपए बचे हैं भोजन और शिक्षा पर खर्च करने के बाद। हाँ, अब दोस्तों जितने रुपए बचे थे उसमें से उसने क्या किया? 40% मनोरंजन पर खर्च कर दिया, मनोरंजन व यात्रा पर खर्च कर दिया और 30% दवाइयों पर खर्च कर दिया। दोस्तों जितने रुपए बचे थे हाँ, इसका दोस्तों जितने रुपए बचे थे इसमें से 40% मनोरंजन व यात्रा पर खर्च किया और 30% दवाइयों पर खर्च कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर जितने रुपए बचे थे इसमें से 40% मनोरंजन व यात्रा पर खर्च कर रहा है और 30% दवाइयों पर खर्च कर रहा है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो मनोरंजन मनोरंजन व यात्रा और दवाइयों पर कुल मिलाकर 70% पैसा खर्च कर दिया। हाँ, 40% मनोरंजन पे खर्च किया और 30% दवाइयों पर खर्च किया। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो शेष रुपए बचा था उसका 70% पैसा क्या कर दिया? 70% पैसा मिस्टर मोर ने मनोरंजन व यात्रा और दवाइयों पर खर्च कर दिया है। हाँ, अगर तो इसका 70% पैसा उसने खर्च कर दिया है, तो अभी भी उसके पास कितना बचा है? 30% पैसा बचा है। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। मतलब ये जो रुपए बचा था इसका 3/10वां हिस्सा ही तो बचा है। हाँ, इसका 3/10वां हिस्सा बचा है। दोस्तों जितने रुपए बचा था उसका 30% तक पैसा अभी भी बचा है, मतलब 3/10वां हिस्सा बचा है। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, मतलब इसका अभी भी 3/10वां हिस्सा बचा है। हाँ, मतलब कितने रुपए बचा है? अभी भी मिस्टर मोर के पास कुल मिलाकर कितने रुपए बचा है? हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मिस्टर मोर के पास कुल मिलाकर कितने रुपए बचा है? हाँ, दोस्तों मिस्टर मोर के पास कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने रुपए बचा है। इसका मतलब भी अगर मैं ढूंढने जाऊं तो इसका मतलब ये है कि यदि मिस्टर मोर के पास इसे मैं सोल्व कर लूं, हाँ सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, 13 आया, 13 39 आया और अपन 200 है। इसका मतलब दोस्तों मिस्टर मोर के पास कुल मिलाकर इतने रुपए बचा है।
अगर मैं इसके अंदर भी ढूंढने जाता हूँ, अगर मैं इसके अंदर भी ढूंढने जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यदि मिस्टर मोर की आय कुल मिलाकर, दोस्तों मिस्टर मोर के पास कुल मिलाकर इतने रुपए बचे हैं। हाँ, यहाँ अगर मैं इसके अंदर भी ढूंढने जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यदि मिस्टर मोर की आय कुल मिलाकर 200 यूनिट थी, तो भोजन शिक्षा इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि मिस्टर मोर की आय कुल मिलाकर 200 यूनिट थी, तो सभी सभी खर्च करने के बाद, सभी पैसे खर्च करने के बाद उसके पास कुल मिलाकर 39 रुपए बचा था। हाँ, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यदि दोस्तों मिस्टर मोर के पास कुल मिलाकर इतने रुपए बचे हैं, इसका मतलब ये है कि यदि मिस्टर मोर की आय कुल मिलाकर 200 यूनिट थी, तो सारे खर्चे देखने के बाद उसके पास कुल मिलाकर 39 रुपए बचे हैं। हाँ, 39 रुपए बचे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 8,775 की बचत करता है कब यहाँ, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो कितना बचत कर रहा है कब, 39 यूनिट बचत कर रहा है कब यहाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 8,775 की बचत करता है, मतलब हो गया, मतलब ये है कि 39 यूनिट बराबर 8,775। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने के बराबर होगी, एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने के बराबर होगी। हाँ, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा था कब, हमसे कह रहा था कि बताइए व्यक्ति की आय क्या है, मासिक आय क्या है। तो व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी कब, 200 यूनिट थी। अगर तो मुझे बताना है वास्तव में व्यक्ति की आय क्या है, तो 200 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कब यहाँ। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है कहोगे, देखिए एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने के बराबर है, तो 200 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर कहोगे, इतने के बराबर होगी। हाँ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत की पसंद तो नहीं है, कोई दिक्कत की पसंद नहीं। इसके अंदर तो 39 नहीं दिख रहा है कहोगे, हाँ इसके अंदर तो 39 नहीं दिख रहा है कहोगे, हाँ तो ये तो 39 से डिवाइड नहीं होगा, जो भी होगा ये डिवाइड होगा कहोगे, हाँ यही डिवाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की पसंद कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। अब दोस्तों हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, अब दोस्तों हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है दोस्तों। आपको दिख रहा है कि ये 3 से कट रहा है, हाँ 13 से भी कट रहा है, हाँ 13 से मैंने काट दिया, 13 तिया 39 होता है, हाँ 13 तिया 39 होता है। ऊपर काटूंगा तो क्या होगा, देखिए 13 बचे 65, 13 छिंग 78 होता है, मैंने कहा 13 छिंग 78 हो गया, मैंने कहा कितना बचा कहोगे, देखिए अगर 9 बचा, यहाँ पर 9 गया, हाँ 13 पचे 65, 13 छिंग 78, 13 91 होता है कहोगे, हाँ 13 से 91 होता है। हाँ, कितना बचा कहोगे, 6 बचा, 13 पचे 65, 13 पचे 65, हाँ 13 पचे 65। अब फिर से 3 से काटूंगा क्योंकि 3 नीचे आ रहा है कहोगे, हाँ 3 से फिर से काटोगे, तो मैं फिर से काट दिया, 3 दूनी 6 हो गया, हाँ 3 दूनी 6, 1 मिनट रुक जाइए, कट क्यों ना रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। 13 पचे 65, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, कितना बचा कहोगे, 9 बचा, हाँ 9 बचा, 9 यहाँ पर गया, 13 91, 6 बचा, 13 पचे 65 हो गया, अच्छा 13 पचे 65, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं 3 से काटता हूँ, अगर मैं 3 से काटता हूँ तो क्या होगा, देखिए 3 दूनी 6, मैंने कहा तो वह 3 दूनी 6, मैंने कहा 3 पचे 15, तो यहाँ पर इसे काटने पर आया है 225। ठीक है, अगर मैं 39 से काटता हूँ तो 225 आया, अब 225 की मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए 200, अगर जीरो को भूल जाइए कहोगे, देखिए अगर ये 200 होता तो 200 की मल्टीप्लाई 2 से करते तो 400 आता, लेकिन 25 और है तो 50 और आएगा। इस प्रकार अगर मैं 225 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो 450 आएगा, कहोगे हाँ 450 आएगा, लेकिन डबल जीरो भी तो लगाना है कहोगे, हाँ डबल जीरो लगाना है। इस प्रकार देखें तो मिस्टर मोर की जो आय थी कोई मिलाकर वो 45,000 थी, क्या थी, 45,000 थी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि श्रीमान गिरिधर अपनी 20% आय घर के खर्च पर खर्च करता है। हाँ, कह रहा श्रीमान जो है, कह रहा श्रीमान गिरधर अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च करता है। हाँ, घर के खर्चों में खर्च करता है। ठीक है, कह रहा कि बाकी का जितने पास उसके बाद जितने पैसे बचते हैं उसका कह रहा 50% यात्रा पे खर्च कर देता है। कह रहा है कि 50% यात्रा पे खर्च कर देता है, कह रहा है जितने रुपए बचते हैं उसको 50% यात्रा पे खर्च कर देता है, 25% मनोरंजन पे खर्च कर देता है और 10% खेलों पर खर्च कर देता है। कह रहा है कि तथा कुल मिलाकर उसके पास था, कह रहा है कि तथा 900 रुपए बचत करता है। हाँ, कह रहा है श्रीमान गिरधर की मासिक आय क्या है, श्रीमान गिरधर की मासिक आय क्या है। हाँ, ठीक है, श्रीमान गिरधर की मासिक आय क्या है। हाँ दोस्तों, गिरधर नाम का एक व्यक्ति था, वो 50% अपनी आय का 50% पैसा घर के खर्चों में खर्च कर दिया। उसके बाद जितने रुपए बचे थे उसमें से वो 50% यात्रा पे खर्च कर देता है, 25% मनोरंजन पे खर्च कर देता है और 10% खेलों पर खर्च कर देता है। हाँ, मतलब जितने रुपए बचे थे उसका कुल मिलाकर
50, 60, 85% पैसा खर्च कर देता है। हाँ, तो 50% यात्रा पर जो पैसे बचे थे उसमें से 50% पैसा यात्रा पर खर्च कर दिया, 25% मनोरंजन पे खर्च कर दिया, 10% खेलों पर खर्च कर दिया। तो हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर जितने रुपए बचे थे घर पे खर्चा करने के बाद जितने रुपए बचे थे उसका 85% पैसा उसने क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। हाँ, अब दोस्तों उसके पास कुल मिलाकर 900 रुपए बचे हैं, बचत है 900 रुपए बचे हुए हैं। कह रहा है कि बताइए श्रीमान गिरधर की मासिक आय क्या है। ठीक है, तो आइए फ्रैक्शन मेथड यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों गिरधर नाम का जो व्यक्ति था वो अपनी आय का 50% पैसा घर के खर्चों में खर्च कर देता है। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, मतलब 1/2 रुपए वो अपनी आय का मतलब अपनी आय का वो 1/2 रुपए मतलब अपनी आय का वो 1/2 रुपए खर्च कर देता है। हाँ, अगर तो अपनी आय का 1/2 रुपए वो खर्च कर देता है तो उसके पास अभी भी कितना बच रहा है। देखिए अपनी आय का अगर 1/2 रुपए खर्च कर दिया है तो अभी भी उसके पास कुल मिलाकर 1/2 रुपए बचा है। हाँ, अगर तो व्यक्ति अपनी आय का 1/2 हिस्सा 1/2 है हिस्सा अगर तो व्यक्ति अपनी आय का 1/2 हिस्सा खर्च कर दिया है तो अभी भी उसके पास कुल कितने रुपए बचा है। 1/2 ही हिस्सा बचा है। आय का कितना हिस्सा बचा है। इतना रुपए बचा है। व्यक्ति के पास दोस्तों कितना रुपए बचा है। आय का इतना हिस्सा बचा है। इसका मतलब ये है कि यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 2 यूनिट थी तो घर पे खर्चा करने के बाद कुल मिलाकर 1 यूनिट रुपए बचा है। अगर मैं इसके अंदर भी देखूं तो अगर तो गिरधर जो है अपनी आय का 50% पैसा मतलब 1/2 रुपए वो अपनी आय का खर्च कर देता है। अगर तो गिरधर अपनी आय का 1/2 रुपए खर्च कर देता है तो अभी भी उसके पास कितना रुपए बच रहा है। आय का 1/2 हिस्सा बच रहा है। आय का आधा हिस्सा बच रहा है, मतलब इतना रुपए अभी भी बचा है गिरधर के पास। अब दोस्तों गिरधर के पास जितने रुपए बचा था उसका 85% पैसा तो गिरधर के पास इतने रुपए बचा है। हाँ, तो इसका 85% पैसा उसने यात्रा पर खर्च कर दिया, 25 यात्रा पे खर्च कर दिया, मनोरंजन पे खर्च कर दिया और खेलों पे खर्च कर दिया। हाँ, अगर तो इसका 25% अगर तो इसका 85% पैसा जितना पैसा बचा था उसका 85% पैसा यात्रा पर मनोरंजन पर खेल पे खर्च कर दिया है तो अभी भी तो इसका 15% पैसा बचा हुआ। हाँ, 15% की फ्रैक्शन क्या होती है। 3/20 होती है, मतलब अभी भी इसका 3/20 मतलब अभी भी इसका 3/20वां हिस्सा बचा होगा। हाँ, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, चाहे मैं 15% कहूँ चाहे 3/20 कहूँ एक ही बात है। हाँ, दोस्तों दोस्तों देखा जाए तो इसका जितने रुपए बचा था उसका 85% पैसा उसने खर्च कर दिया है। तो यहाँ तो अभी भी इसका 15% पैसा बचा होगा। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, मतलब अभी भी इसका 3/20वां हिस्सा मतलब अभी भी इसका 3/20वां हिस्सा उसके पास बचा होगा। हाँ, गिरधर के पास अभी भी इतना बचा होगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो अभी भी गिरधर के पास कुल मिलाकर इतने रुपए बचा होगा। हाँ, इसे मैं और सोल्व कर ले रहा हूँ तो आया 3/40, 3/40 मतलब देखा जाए तो गिरधर के पास अभी भी कुल मिलाकर इतने रुपए बचा है। इसका मतलब अगर मैं ढूंढने जाऊं तो इसका मतलब ये है कि यदि गिरधर की कुल मिलाकर मासिक आय यदि गिरधर की कुल मिलाकर आय 40 यूनिट थी तो 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 ऐसी स्थिति में अब उसके पास कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा बचा है। हाँ, तो गिरधर की कुल आय कितनी थी। 40 यूनिट थी, लेकिन सारे खर्चे देखने के बाद उसके पास कुल कितने यूनिट पैसा बचा है। 3 यूनिट पैसा बचा है। 3 यूनिट पैसा बचा है। हाँ, 3 यूनिट पैसा बचा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 900 रुपए बचा 900 रुपए बचा है। हाँ, मतलब 3 यूनिट बराबर है 900 के। हाँ, 3 यूनिट बराबर है 900 के। 3 यूनिट बराबर है 900 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 300 के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 300 के बराबर होगी। हाँ, हमसे क्या पूछ रहा था। हमसे कह रहा था कि बताइए व्यक्ति की मासिक आय क्या है। दोस्तों व्यक्ति की मासिक आय कितनी है। 40 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 के बराबर है तो 400 यूनिट की वैल्यू 40 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं 40 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 300 में तो क्या होगा। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो तो वैसे लगा दीजिए, 3 जीरो तो वैसे लगा दीजिए और 12। इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति की मासिक आय जो है 12,000 रुपए है। क्या है 12,000 रुपए है। हाँ, क्या है 12,000 रुपए। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी तो हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बनी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। हम कह रहे हैं एक व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। कह रहा है शेष राशि कह रहा है कि दान करने के बाद जो शेष राशि बची है उसमें से 30% 30% अपने पत्नी को दे देता है और भी 25% अपने बेटे को दे देता है। हाँ, मतलब देखा जाए तो जो शेष राशि बची है उसमें से 55% पैसा अपने पत्नी और बेटे को दे देता है। हाँ, अब दोस्तों देने के बाद संस्था को देने के बाद उसके बाद जो बचा था उसमें से पत्नी और बेटे को देने के बाद जितने रुपए बचा है
उसमें से उसमें से उसमें से उसने क्या जितने रुपए बचे थे उसमें से सभी को, उसमें से दोस्तों जितने रुपए बचे थे संस्था को देने के बाद, उसके बाद जो बचा था उसमें से पत्नी और बेटे को देने के बाद जितने रुपए बचे थे उसे तीनों बेटियों में समान रूप से वितरित कर दिया, तीनों बेटियों में समान रूप से वितरित कर दिया। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक बेटी को, कह रहा है कि यदि प्रत्येक बेटियों को, कह रहा है कि यदि उनमें से प्रत्येक बेटियों को 42 लाख रुपए मिले हैं तो बताइए उस आदमी की कुल संपत्ति लाख में क्या थी। हाँ, कुल संपत्ति लाख में क्या थी, यही तो कह रहा है हाँ। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति की कुल संपत्ति लाख में थी कितनी। ठीक है, जिससे हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकें। ठीक है, दोस्तों एक व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति का 30% पैसा, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, चाहे मैं 30% कहूँ चाहे 3/10 कहूँ, बात एक ही है। तो व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति का 30% पैसा संस्था को दान कर देता है, धर्मदाय संस्था को दान कर देता है, मतलब अपनी आय का, मतलब अपनी संपत्ति का 3/10वां हिस्सा वो संस्था को दान कर देता है। अगर तो अपनी आय का 3/10वां हिस्सा वो संस्था को दान कर देता है तो अभी भी उसके पास कुल कितना बचा है, तो देखिए अगर व्यक्ति अपनी आय का 3/10वां हिस्सा, अपनी आय का 3/10वां हिस्सा वो संस्था को दान कर देता है तो अभी भी उसके पास कुल मिलाकर 7/10 रुपए बचा है। अभी भी आय का कुल मिलाकर 7/10वां हिस्सा बचा हुआ। अगर तो व्यक्ति अपनी आय का 3/10वां हिस्सा संस्था को दान कर दिया है तो अभी भी उसके पास कितना रुपए बचा है, तो आय का 7/10वां हिस्सा बचा है। इसका मतलब यही है कि अगर कुल मिलाकर आय 10 यूनिट था तो संस्था को दान देने के बाद कुल मिलाकर 7 यूनिट पैसा बचा है। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो हाँ, तो अगर व्यक्ति संस्था को 3/10वां हिस्सा दान कर दिया है अपनी आय का तो अभी भी उसके पास कुल कितना बचा, आय का 7/10वां हिस्सा बचा, मतलब इतने रुपए बचा है। अब दोस्तों जितने रुपए बचा था, उसमें से उसने क्या किया, दोस्तों जितने रुपए बचा था उसमें से क्या किया, उसने 55% पैसा पत्नी और बेटियों को दे दिया। तो दोस्तों अगर इसमें से 55% पैसा, अगर दोस्तों इसमें से 55% पैसा अपने बेटे और पत्नी को दे दिया है तो अभी भी इसका 45% पैसा बचा हुआ होगा। हाँ, अगर दोस्तों इसका 55% पैसा उसने दे दिया है बेटे और पत्नी को तो अभी भी इसका 45% तो पैसा बचा हुआ होगा। हाँ, 45% की फ्रैक्शन क्या होती है, 9/20 होती है। हाँ, मतलब ये जो पैसा बचा था इसका अभी दोस्तों इसका 55% पैसा दे दिया है, मतलब अभी भी इसका 45% पैसा बचा है। हाँ, 45% की फ्रैक्शन होती है 9/20, मतलब अभी भी इसका 9/20, मतलब अभी भी इसका 9/20 वह हिस्सा बचा है। हाँ, तो इसका 45% पैसा अभी भी बचा है, मतलब इसका 9/20वां हिस्सा अभी भी बचा है। 9/20वां हिस्सा अभी भी बचा है। हाँ, 9/20वां हिस्सा अभी भी बचा है, मतलब देखा जाए तो अभी भी मतलब देखा जाए तो जो पैसे बचे थे उसमें से बेटे और पत्नी को देने के बाद अभी भी कुल मिलाकर इतने रुपए बचा है। हाँ, व्यक्ति के पास कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। दोस्तों संस्था को देने के बाद इतने रुपए बचे थे कभी हम, उसके बाद दोस्तों जो बचे थे पैसे उसमें से बेटे और पत्नी को देने के बाद कुल मिलाकर इतने रुपए बचे हैं व्यक्ति के पास। हाँ, अब दोस्तों जितने रुपए बचे थे उसमें से दोस्तों इतने रुपए बचे हैं कहोगे। हाँ, अब दोस्तों जितने रुपए बचे हैं इनमें से दोस्तों इन रुपयों को, दोस्तों जितने रुपए बचे हैं इन रुपयों में से उसने क्या किया, 3 बेटियों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया। हाँ, दोस्तों कुल मिलाकर इतने रुपए बचे थे कहोगे। हाँ, अब इसे क्या किया, उसने 3 बेटियों के बीच में बराबर बराबर भाग दिया। हाँ, अगर दोस्तों 3 बेटियों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया तो प्रत्येक बेटी के हिस्से में कितना आया कहोगे। देखिए प्रत्येक बेटी के हिस्से में कुल मिलाकर इतना रुपया आया होगा। हाँ, दोस्तों जितने रुपए बचे थे कहोगे। हाँ, अब जितने रुपए बचे हैं उसे 3 बेटियों में बांट दिया तो प्रत्येक बेटी के हिस्से में कितना आया होगा, 3 से भाग दे दीजिए। तो मैंने 3 से यही भाग दे दिया। ठीक है, 3 से भाग दे दिया तो इस प्रकार देखें तो प्रत्येक बेटी के हिस्से में इतना रुपए आया था। हाँ, इस प्रकार देखें तो प्रत्येक बेटी के हिस्से में कुल मिलाकर इतने रुपए आया था। इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। हाँ, तो 7 या 21 अपॉन 200। हाँ, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक बेटी के हिस्से में कुल मिलाकर प्रत्येक बेटी के हिस्से में कुल मिलाकर इतने रुपए आया था। हाँ, तो दोस्तों प्रत्येक बेटी के हिस्से में कुल कितने रुपए आया, 21/200 रुपए आया है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति की कुल मिलाकर 200 यूनिट आय थी तो उसमें से प्रत्येक बेटी को कुल मिलाकर 21 रुपए मिला है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति की कुल मिलाकर आय 200 यूनिट थी संपत्ति, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति की कुल मिलाकर संपत्ति 200 यूनिट थी तो उसमें से प्रत्येक बेटी के हिस्से में कुल मिलाकर 21 यूनिट पैसा आया है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन करे तो ये 42 लाख मिला है।
अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो प्रत्येक बेटी के हिस्से में कितना आया, हो गया 21 यूनिट पैसा मिला है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 42 लाख आया है, मतलब 21 यूनिट बराबर 42 लाख हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 2 लाख के बराबर होगी। एक यूनिट की वैल्यू 2 लाख के बराबर होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए व्यक्ति की संपत्ति क्या है। दोस्तों व्यक्ति की संपत्ति कितनी हो गया, 200 यूनिट की। तो एक यूनिट जो है 2 लाख को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 200 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, हो गया मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आएगा 40, 400 आएगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो व्यक्ति की जो संपत्ति थी वो 40 लाख की थी। हाँ, मतलब देखा जाए तो व्यक्ति की जो संपत्ति थी वो कुल मिलाकर क्या थी, 400 लाख की थी। क्या थी, 400 लाख की थी। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों हम और आइए यहाँ पर आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कह रहा है कि ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपए है। कह रहा है ए तथा बी की कुल आय जो है 1500 रुपए है। हाँ, कह रहा है ए ने अपनी आय का 90% पैसा तथा बी ने अपनी आय का 10% पैसा खर्च कर दिया है। हाँ, कह रहा है उसकी बचत का अनुपात जो है, कह रहा है उनकी बचत का अनुपात किनकी बचत का अनुपात हो गया, ए और बी की। हाँ, कह रहा है ए और बी की बचत का अनुपात जो है 3:4 है। कह रहा है उनकी पृथक आय ज्ञात करिए, मतलब ए व्यक्ति की आय कितनी है और बी व्यक्ति की कुल आय कितनी है। हाँ, हाँ, ठीक है। दोस्तों ए जो है अपनी आय का, दोस्तों ए जो है अपनी आय का 90% पैसा खर्च करता है। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए, अगर ए अपनी आय का, दोस्तों एक बात बताइए, अगर ए अपनी आय का 90% पैसा खर्च कर रहा है तो अभी भी तो 10% पैसा बचा रहा होगा। हाँ, दोस्तों ए जो है अपनी आय का 90% पैसा खर्च कर दिया, तो इस प्रकार देखा जाए तो ए जो है अपनी आय का कुल मिलाकर 10% पैसा बचाया है। हाँ, ठीक है। दोस्तों ए ने अपनी दोस्तों ए कितना रुपए बचा रहा होगा, देखिए ए जो है अपनी आय का 90% पैसा खर्च कर दिया, तो इस प्रकार देखा जाए तो ए जो है अपनी आय का 10% पैसा बचा रहा है, मतलब इतने रुपए बचा रहा है। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी जो है, इसी प्रकार दोस्तों तो इसी प्रकार दोस्तों बी जो है अपनी आय का 80% पैसा खर्च कर दिया होगा। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों बी जो है अपनी आय का 80% पैसा खर्च कर दिया होगा। हाँ, तो अगर बी ने अपनी आय का 80% पैसा खर्च कर दिया है तो अभी भी उसके पास कुल कितने बचे हैं, देखिए अगर बी ने 80% पैसा खर्च कर दिया है तो अभी भी वो कुल मिलाकर 20% पैसा बचा रहा होगा। हाँ, तो देखिए अगर बी ने 80% पैसा खर्च कर दिया है तो बी कुल मिलाकर अभी भी 20% पैसा अपनी आय का बचाया है। हाँ, तो दोस्तों ए ने कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने रुपए बचाया है, बचत किया है। हाँ, इस प्रकार देखा तो बी ने कुल मिलाकर इतने रुपए बचत किया है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, ए और बी की बचत का अनुपात कुल मिलाकर ये है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की बचत का अनुपात जो है, ए और बी की बचत का अनुपात जो है 3:4 है। अगर तो मैं देखता हूं यहाँ पर तो ए और बी का अनुपात ये है, ए और बी की बचत का अनुपात ये है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो 3:4 है, मतलब ये बराबर है इसके। हाँ, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। हाँ, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, कोई दिक्कत कोई परसेंट होगा नहीं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। हाँ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मैंने कहा ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है। इस दो से इस दो से इस दो से ये कैंसिल हो गया। हाँ, ये कैंसिल, कोई दिक्कत कोई परसेंट होगा नहीं। इस प्रकार ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगा, देखिए ए अपॉन बी की वैल्यू इस प्रकार देखें तो ए अपॉन बी की वैल्यू, ए अपॉन बी की वैल्यू इस प्रकार देखें तो ए अपॉन बी की वैल्यू 3/2 आई। हाँ, ए अपॉन बी की वैल्यू 3/2 आ रही है। इसका मतलब दोस्तों यही है, अगर दोस्तों ए अपॉन बी की वैल्यू 3/2 आ रही है तो इसका मतलब यही है कि यदि ए की कुल मिलाकर आय 3 यूनिट थी तो बी की आय कुल मिलाकर 2 यूनिट थी। हाँ, अगर मैं अनुपातिक वैल्यू में देखूं तो इसका मतलब यही है कि यदि ए की आय कुल मिलाकर 3 यूनिट थी तो बी की आय कुल मिलाकर कितनी यूनिट थी, 2 यूनिट थी। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर ए की आय 3 यूनिट है और बी की आय कुल मिलाकर 2 यूनिट है तो इस प्रकार ए और बी की कुल मिलाकर आय जो है 5 यूनिट है। हाँ, 5 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1500 है, मतलब 5 यूनिट बराबर है 1500 के। हाँ, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, देखिए एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में 300 के बराबर होगी। एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में 300 के बराबर होगी। हाँ, एक यूनिट की वैल्यू 300 के बराबर होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों अगर एक मिनट होगी, अगर दोस्तों 5 यूनिट बराबर है 1500 के, अगर दोस्तों 5 यूनिट बराबर है 1500 के, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगा, देखिए एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में 300 के बराबर होगी। एक यूनिट की वैल्यू 300 के बराबर होगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि बताइए ए की आय क्या है, बी की आय क्या है। तो ए की आय कितनी थी, 3 यूनिट थी। बी की आय कितनी थी, 2 यूनिट थी। अगर मुझे वास्तव में बताना है तो 3 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी और 2 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगा, 300 के बराबर। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो देखिए 3 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 900 के बराबर होगी।
900 के बराबर होगी। मतलब देखा जाए तो ए की जो आय है वास्तव में 900 है। इसी प्रकार दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 300 के बराबर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो देखिए 2 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 600 के बराबर होगी। मतलब देखा जाए तो बी की जो आय है वास्तव में वो 600 रुपए है। क्या है? 600 रुपए है। आपने हाँ बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपने चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं होंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि ए बी सी तथा डी के 4 छात्रों ने एक परीक्षा दी। कह रहा है ए बी सी डी 4 छात्रों ने एक परीक्षा दी। कह रहा है ए ने बी से 50% अंक हासिल किए। हाँ, कह रहा है कि ए ने बी से 50% अधिक अंक हासिल किए। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, मतलब 1/2 अंक अधिक हासिल किए। अगर तो ए ने बी से 1/2 अंक अधिक हासिल किए हैं, तो ए ने हासिल कितने किए हैं? तो होगा 3/2 हासिल किए हैं। ए ने कुल मिलाकर बी के 3 बटे, अगर तो ए ने बी से 50% अधिक अंक हासिल किए हैं, मतलब 1/2 अंक अधिक हासिल किए हैं, तो ए ने हासिल कितने किए हैं? तो होगा ए ने कुल मिलाकर 3/2 अंक हासिल किए हैं। ए ने बी के मुकाबले 3/2 अंक हासिल किए हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि बी ने सी से 16 सही 2/3% अधिक अंक हासिल किए। अधिक अंक हासिल किए। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। हाँ, कह रहा है कि बी ने सी से 1/6 अंक अधिक हासिल किए हैं। अगर तो बी ने सी से 1/6 अंक अधिक हासिल किए हैं, तो बी ने कुल कितने अंक हासिल किए हैं? तो देखिए अगर बी ने सी से 1/6 अंक अधिक हासिल किए हैं, तो बी ने कुल मिलाकर 7/6 अंक, बी ने सी के मुकाबले 7/6 अंक हासिल किए हैं। हाँ, 7/6 अंक हासिल किए हैं। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हमें? अच्छा, एक मिनट रुकिए। तो कह रहा था कि बी ने सी से, कह रहा है बी ने सी से 16 सही 2/3% अधिक अंक हासिल किए। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है 1/6 होती है। मैंने कहा हाँ। तो देखिए बी ने अगर सी से, तो बी ने अगर सी से 16 सही 2/3% मतलब 1/6 अंक अधिक हासिल किए हैं, तो बी ने कुल कितने अंक हासिल किए? तो देखिए बी ने अगर सी के मुकाबले 1/6 अंक अधिक हासिल किए हैं, तो बी ने कुल मिलाकर 7/6 अंक हासिल किए हैं सी के मुकाबले। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। मैंने कहा ठीक है। आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि तथा सी ने, कह रहा है तथा सी ने डी से 33 सही 1/3% अधिक अंक हासिल किए हैं। अगर तो सी ने 233 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3। अगर तो सी ने डी के मुकाबले 1/3 अंक अधिक हासिल किए हैं, तो सी ने कुल अंक कितने हासिल किए हैं? तो देखिए अगर सी ने डी के मुकाबले 1/3 अंक अधिक हासिल किए हैं, तो सी ने कुल मिलाकर 4/3 अंक, सी ने कुल मिलाकर डी के मुकाबले 4/3 अंक हासिल किया है। हाँ, सी ने डी के मुकाबले 4/3 अंक हासिल किया है। हाँ, आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि यदि ए ने 350 अंक प्राप्त किए, कह रहा है यदि ए ने 350 अंक प्राप्त किए हैं, तो तथा परीक्षा पूर्णांक 600 अंकों का है, तो डी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? हाँ, यही तो कह रहा है। हाँ, यही कह रहा है। ठीक है, तो 4 व्यक्ति थे दोस्तों, 4 लड़के थे या 4 व्यक्ति थे। मान लीजिए दोस्तों 4 लड़के थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था, एक सी था। हाँ, एक सी था, एक डी था। तो 4 लोग थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था, एक डी था। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला व्यक्ति ए है, दोस्तों ए जो है बी के मुकाबले, दोस्तों ए जो है बी से 50% अधिक अंक हासिल करता है। 50% की फ्रैक्शन जो होती है 1/2 होती है। हाँ, मतलब देखा जाए तो ए जो है बी से 1/2 अंक अधिक हासिल करता है। अगर तो ए जो है बी से 1/2 अंक अधिक हासिल कर रहा है, तो ए हासिल कितना कर रहा है? देखिए अगर तो ए जो है बी से 1/2 अंक अधिक हासिल कर रहा है, तो ए हासिल कितना कर रहा है? 3/2 अंक हासिल कर रहा है। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है। अगर तो ए जो है बी से 1/2 अंक अधिक हासिल कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ए कुल मिलाकर 3/2 अंक हासिल कर रहा है। हाँ, बी का 3/1 दोस्तों ए जो है बी से 50% अधिक अंक हासिल करता है। 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। हाँ, 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। ठीक है, अगर दोस्तों 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2 होती है। हाँ, दोस्तों ए जो है बी के मुकाबले, दोस्तों ए जो है बी के मुकाबले 50% अधिक अंक हासिल करता है। होता है, कर रहा है कि नहीं? कहोगे हाँ, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, वैसे हो सकता है समझ में आए, कम आए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों बी जो है, मान लीजिए दोस्तों बी कुल मिलाकर 2 अंक हासिल करता है। बी मिलाकर कुल मिलाकर 2 अंक हासिल करता है। दोस्तों 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। ठीक है, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 2 है, तो उसका 50% 1 होगा। हाँ, ठीक है, ये दिमाग में बन जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो बी है, दोस्तों ए जो है
बी के मुकाबले 50% अधिक अंक हासिल करता है। मतलब एक अंक अधिक हासिल करता है। अगर तो बी कुल मिलाकर 2 यूनिट अंक हासिल कर रहा है तो ए कितना कर रहा है? 3 यूनिट अंक हासिल कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा हूँ, ठीक है। अगर तो ए जो है बी से 50% अधिक हासिल कर रहा है, मतलब 50% अंक अधिक हासिल कर रहा है, मतलब 1/2 अंक अधिक हासिल कर रहा है, तो ए कुल मिलाकर 3/2 अंक हासिल कर रहा होगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि यदि बी कुल मिलाकर 2 अंक हासिल किया है तो ए ने कुल मिलाकर 3 अंक हासिल किया है। ठीक है, कोई दिक्कत की प्रश्न को नहीं। तो ये क्या होगा? ये वास्तव में ए और बी के अंकों का अनुपात है। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी जो है सी से 16 सही 2/3% अधिक अंक हासिल किया है, तो यहाँ मतलब 1/6 अंक अधिक हासिल किया है, तो यहाँ अगर तो बी ने सी से 1/6 अंक अधिक हासिल किया है, तो बी ने कुल मिलाकर कितने अंक हासिल किया? तो 7/6 अंक हासिल किया है। इसका मतलब यही है कि यदि इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि सी ने कुल मिलाकर 7 अंक हासिल किया था, 7 अंक हासिल, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि सी ने कुल मिलाकर 6 अंक हासिल किया था, तो बी ने कुल मिलाकर 7 अंक हासिल किया था, 7 अंक हासिल किया था। तो ये क्या है? तो ये बी और सी का अनुपात है। मैं आपको यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। 1/6 होती है। इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 6 है तो उसका 16 सही 2/3% एक होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है सी से 16 सही 2/3% अधिक अंक हासिल करता है। मान लीजिए सी कुल मिलाकर 6 अंक हासिल करता है, ठीक है, 6 अंक हासिल करता है। दोस्तों जो बी है, तो बी जो है सी से 16 सही 2/3% अधिक अंक हासिल करता है, मतलब एक अंक अधिक हासिल करता है। अगर दोस्तों सी कुल मिलाकर 6 अंक हासिल करता है, तो बी कितना करता है? 7 अंक हासिल करता है। तो यही चीज तो मैंने लिखा है, कहोगे हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों सी जो है डी से 33 सही 1/3% अधिक हासिल करता है। अगर दोस्तों सी जो है डी से अगर दोस्तों सी जो है डी से 33 सही 1/3%, मतलब 1/3 अंक अधिक हासिल करता है, तो सी हासिल कितना करता है? 4/3 अंक हासिल करता है। सी वास्तव में सी वास्तव में सी वास्तव में 4/3 अंक हासिल करता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि डी कुल मिलाकर 3 अंक हासिल किया था, 3 अंक हासिल किया है, तो सी कुल मिलाकर 4 अंक हासिल किया है। तो ये वास्तव में क्या होगा? ये वास्तव में सी और डी के अंकों का अनुपात है। हाँ, अब दोस्तों आपने रेशियो में पढ़ा होगा, रेशियो में आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना, रेशियो में आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं, वो आप जानते होंगे। हाँ, वो आप जानते होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है वही तो लिखेंगे, यहाँ पर कहोगे हाँ वही लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख देते हैं 2, यहाँ पर भी लिखेंगे 2, कहोगे हाँ यहाँ पर भी लिखेंगे 2। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें। यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कहोगे देखिए यहाँ पर 4 लिखेंगे, मतलब ठीक है। तो भाई यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो भाई यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो देखिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सबकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर ए और डी से मतलब है। हाँ, तो सबकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाह रहे हो तो कर लीजिए, लेकिन सबकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल ए और डी से मतलब है। ए और डी से मतलब है, तो इसलिए आप ए और डी की मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ए और डी की मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत की पसंद करो नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो 3 सत्ते 21, हाँ 21 चौके कितना होता है? देखिए 21 चौके होता है 84। 3 सत्ते 21, 21 चौके होता है 84। हाँ, इस प्रकार देखा तो ए को कुल मिलाकर 84 अंक मिले हैं। हाँ, ठीक है। तो डी को कितने अंक मिले हैं? देखिए 6 दूनी 12 12 36, 36 अंक मिले हैं। 36 अंक मिले हैं। तो यहाँ पर मैं लिखने से अच्छा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखने से अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों ए को कुल कितने अंक मिले हैं? 84 अंक मिले हैं, ठीक है। और डी को कुल कितने अंक मिले हैं? देखिए 36 अंक मिले हैं। मैं ए और डी के अंकों का अनुपात निकाल लेता हूँ, ठीक है। बरसते 84 होता है, हाँ बरसते 84 होता है, 12 3 36 होता है। इसका मतलब देखा तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यदि ए को कुल मिलाकर 7 अंक मिले हैं, तो डी को कुल मिलाकर 3 अंक मिले हैं। हाँ, दोस्तों हमारे अनुसार देखें तो ए को 7 अंक मिले हैं और डी को कुल कितने अंक मिले हैं? 3 अंक मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया ए को कुल मिलाकर 350 अंक मिले हैं, मतलब 7 यूनिट बराबर है 350 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो देखिए एक यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर होगी, ठीक है। तो डी को कितने अंक मिले हैं? 3 ही अंक मिले हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 150 के बराबर होगी। मतलब वास्तव में देखा जाए डी को कुल मिलाकर 150 अंक मिले हैं। हाँ, 150 अंक मिले हैं, ठीक है। घबराना मत, अभी मैं तेजी से और करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इस प्रकार डी को कुल कितने मिले हैं? अंक 150 मिले हैं। हाँ, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था कितने अंक मिले हैं, हमसे कह रहा था कि बताइए कितने परसेंट मिला है उसे अंक। हाँ, तो पेपर कुल कितने का था? 600 नंबर का था, और 600 में से उसे 150 नंबर मिले को हाँ, तो 100 पे कितना मिला होगा? अब मैं काटा पीटी बचा लेता हूँ, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, हाँ 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। इस प्रकार देखें तो डी को कुल मिलाकर 25% अंक मिला। हाँ, तो
ये मल्टीप्लाई भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं थी, जो 84 आपने निकाला, 36 निकाला, आपको करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, कैसे कर सकते थे तेजी से मैं बता दे रहा हूँ। तो हमें ए और डी के नंबरों से मतलब है। हाँ, तो इसकी मल्टीप्लाई मुझे इससे की मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, तो उसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ, हो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद अनुपातिक वैल्यू ले रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका नंबर मिलेगा, तो हाँ, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका नंबर मिलेगा। उसके बाद अनुपातिक वैल्यू लेंगे तो ए और डी के अंकों का अनुपात मिलेगा। तो यहीं से मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, हाँ, जो कट रहा है, इधर का पार्ट इधर से इस ये वाला पार्ट इससे तो इधर और इधर जिससे कट रहा है मैं काट दे रहा हूँ, हाँ, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। हाँ, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट होगा नहीं। 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, 2 बचेगा। 2 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर क्या बचा होगा, यहाँ पर 7 बचा है, यहाँ पर 7 बचा है, इधर क्या बचा होगा, 3 बचा है। इस प्रकार देखें तो ए और डी के अंकों का अनुपात 7:3 है। ठीक है। अब दोस्तों ए को कुल मिलाकर देखा तो 7 अंक मिले थे, डी को कुल मिलाकर 3 अंक मिले थे। तो इस प्रकार देखा तो 7 यूनिट बराबर होगा 350 के, तो देखो तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर होगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 150 के बराबर होगी। इस प्रकार देखें तो डी को कुल मिलाकर 150 अंक मिले थे, और 150 अंक कितने में से मिले थे, हो गए 600 में मिले थे। तो 100 पे कितने मिले थे, हो गए, देखिए अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो आएगा 25%, मतलब देखें तो डी को कुल मिलाकर 25% प्राप्त हुआ है, 25% अंक प्राप्त हुए हैं। हाँ, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी, कोई गणित में कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए तो हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भले इसमें समय लगा होगा, लेकिन आशा करता हूँ ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। कह रहा है रवि जो है सूर्य से 12 साल छोटा है। कह रहा है रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु का योग का 40% है। कह रहा है कि रवि की जो आयु है उससे की किसकी, रवि और सूर्य की आयु का योग का 40% है। हाँ, ठीक है। कह रहा है आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी, आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। हाँ, दोस्तों दो लड़के थे, एक रवि और सूर्य। जो रवि है वो सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। हाँ, आगे हमसे कह रहा है, कि रवि की जो आयु है, कह रहा है कि रवि की जो आयु है, कह रहा है रवि की जो आयु है, कह रहा है रवि की जो आयु है, रवि और सूर्य की आयु की योग का, कह रहा है कि रवि की जो आयु है, एक मिनट, कह रहा है रवि की जो आयु है, मैंने कहा कह रहा है रवि और सूर्य की आयु के योग का 40% है। 40% का फ्रैक्शन जो होती है 2/5 है, मतलब 2/5 है। मतलब रवि की जो आयु है, रवि और सूर्य की आयु का 2/5वां हिस्सा है। तो कह रहा है कि रवि की जो आयु है, रवि और सूर्य की आयु की योग का 40% है, मतलब 2/5वां हिस्सा। इसका मतलब यही है कि यदि रवि की आयु कुल मिलाकर 2 यूनिट है, तो रवि और सूर्य की आयु का योग कुल मिलाकर 5 यूनिट है। ठीक है, तो रवि की आयु कितनी है, को देखिए रवि और रवि और सूर्य की आयु कुल कितनी है, को देखिए रवि और सूर्य की आयु कुल मिलाकर 5 यूनिट है, और उसमें से 2 यूनिट आयु रवि की है, को हाँ, तो सूर्य की कितनी है, सूर्य की वास्तव में 3 यूनिट है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो रवि जो है दोस्तों, रवि की आयु 2 यूनिट थी और सूर्य की आयु क्या थी, 3 यूनिट थी। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो रवि जो है सूर्य से 1 यूनिट छोटा है, हाँ, 1 यूनिट छोटा है, 1 यूनिट छोटा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 12 वर्ष छोटा है, मतलब 1 यूनिट बराबर है 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि सूर्य की आयु क्या होगी। हाँ, सूर्य की आयु 9 वर्ष बाद कितनी होगी। तो पहले ये बताइए, शुरुआत में अभी सूर्य की आयु है कितनी को देखिए 3 यूनिट है। हाँ, तो 1 यूनिट जो है 12 वर्ष को रिप्रेजेंट करिए, तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करिए, 36 को रिप्रेजेंट करिए। मतलब देखिए तो सूर्य की आयु 36 वर्ष है। हाँ, तो वर्तमान में तो 36 है, लेकिन कह रहे हैं 9 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो 9 साल बाद देखें तो 45 वर्ष हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार देखें तो सूर्य की आयु जो है 45 वर्ष है। क्या है, 45 वर्ष है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पढ़िए। तो अगर देखिए कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक मिले। हाँ, कह रहा है किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक प्राप्त हुए। कह रहा है उसके जर्मन में मिले अंक, फ्रेंच में और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। कह रहा है उसे फ्रेंच में कुल कितने अंक मिले। हाँ, तो एक विद्यार्थी था, जिसने 2 विषय लिए, एक फ्रेंच और जर्मन। और दोस्तों एक विद्यार्थी था उसने 2 पेपर दिए, एक फ्रेंच और एक जर्मन दिए। तो जब लड़के ने देखा कि फ्रेंच में उसे जर्मन से कुल मिलाकर 22 अंक अधिक मिले। हाँ, ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि दोस्तों लड़के को फ्रेंच में कुल मिलाकर जर्मन सब्जेक्ट के मुकाबले 22 अंक अधिक मिले हैं। हाँ, ठीक है, आगे कह रहा है कि उसके जर्मन में मिले अंक, कह रहा है कि उसके जर्मन में मिले अंक, कह रहा है कि जर्मन में मिले अंक, कह रहा है कि जर्मन में मिले अंक, जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों के योग का, कह रहा है कि जर्मन में मिले अंक
जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों के योग का 28% है। 28% का मतलब होता है 7/25। तो कह रहा है कि जर्मन में मिले अंक जो है, जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों के योग का 7/25वां हिस्सा है। क्या है 7/25वां हिस्सा है? 28% है मतलब 7/25वां हिस्सा है। कह रहा है कि जर्मन में मिले अंक जो है, जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों के योग का 7/25वां हिस्सा है। इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर जर्मन में कुल मिलाकर 7 अंक मिले थे, तो जर्मन और फ्रेंच में कुल मिलाकर 25 अंक मिले थे। इसका मतलब यही कि यदि जर्मन में कुल मिलाकर उसे 7 अंक मिले थे, तो जर्मन और फ्रेंच में कुल मिलाकर 25 अंक मिले थे। तो जर्मन और फ्रेंच में कुल मिलाकर 25 अंक मिले हैं, तो हाँ, जर्मन और फ्रेंच में कुल मिलाकर 25 अंक मिले हैं, तो हाँ, जिसमें से तो जर्मन में तो अकेले 7 अंक में मिला है, हाँ, तो फ्रेंच में कितना मिला होगा? फ्रेंच में वास्तव में 18 अंक मिला होगा। हाँ, इस प्रकार देखा तो जर्मन में 7 अंक मिले थे लड़के को, और फ्रेंच में उसे 18 अंक मिले हैं। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो फ्रेंच में लड़के को कुल मिलाकर 11 यूनिट अंक अधिक मिला है। 11 यूनिट अंक अधिक मिला है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 22 अंक अधिक मिले हैं, मतलब 11 यूनिट बराबर है 22 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में 2 अंक के बराबर होगी। हाँ, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए फ्रेंच में उसे कितने अंक मिले हैं। तो फ्रेंच में उसे कितने अंक मिले हैं? 18 18 यूनिट अंक मिले हैं। तो एक यूनिट जो है 2 अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 18 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 36। मतलब देखिए तो उसे फ्रेंच में कुल मिलाकर 36 अंक मिलेगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 20 200% और हर में 350 की वृद्धि कर दी जाए, तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। कह रहे हैं मूल्य भिन्न क्या है? हाँ, मूल्य भिन्न क्या है? ठीक है, मान लीजिए दोस्तों मूल भिन्न जो है ए अपॉन बी है। मान लीजिए दोस्तों मूल भिन्न जो है ए अपॉन बी है। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए दोस्तों मूल भिन्न जो है ए अपॉन बी है। ठीक है दोस्तों, जो भिन्न है दोस्तों, मूल भिन्न के अंश में दोस्तों, अंश क्या होगा? ए है और हर क्या होगा? बी है। तो मूल भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि हो गई। 200% की वृद्धि हो गई है। तो ये जो अंश है ए, ये तो अपने आप में 100% होगा कभी। हाँ, अगर इसमें 200% की वृद्धि हो गई है, तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। तो अगर अंश में 200% की वृद्धि हो गई है, अगर तो अंश में भिन्न के अंश में अगर 200% की वृद्धि हो गई है, तो आज अंश अपने आप का 300% हो जाएगा। आज अपने अंश जो है आज अपने आप का 300% होगा, मतलब इतना हो जाएगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर हर में 350 की वृद्धि हो जाएगी आज, अगर तो इसी प्रकार हर में 350 की वृद्धि हो जाए, तो हर आज कितना हो जाएगा? देखिए हर तो अपने आप में 100% है। अगर 350% की इसमें वृद्धि हो जाए हर में, तो हर आज अपने आप का 450% हो जाएगा। हर आज अपने आप का 450% हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, मतलब इतना हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों अंश में 200% की वृद्धि हो जाए, तो अंश इतना हो जाएगा। हर में अगर 350% की वृद्धि हो जाए, तो इतना हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो अंश और हर में वृद्धि होने पर हमारा जो भिन्न है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अंश और हर में वृद्धि होने पर हमारा जो भिन्न है ये हो जा रहा है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5/12 हो जा रहा है, मतलब ये बराबर है 5/12 के। ये बराबर है 5/12 के। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। हाँ, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। हाँ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 15 दूनी होता है 30 हो गया। हाँ, 15 दूनी होता है 30। ठीक है, 15 तिया होता है 45 हो गया। हाँ, 15 तिया होता है 45। ठीक है, 3 से इधर काटूंगा हो गया। हाँ, 3 चौकी होता है 12। 3 चौकी 12 होता है। ठीक है, 2 को इधर भेजता हूँ, तो ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आई होगा? देखिए ए अपॉन बी की वैल्यू आई, 3/4/8 आई। क्या आई? 5/8 आई। 5/8 है। इस प्रकार ए अपॉन बी क्या था? भिन्न था। इस प्रकार देखें तो जो हमारा परिणामी भिन्न है, इस प्रकार देखा जाए तो जो मूल भिन्न है वो 5/8 है। क्या है? 5/8 है। हाँ, क्या है? 5/8 है। लेकिन बात आती है ऐसे करना नहीं जी, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो भिन्न एक भिन्न थी, उसके अंश में 200% की वृद्धि की गई। हाँ, दोस्तों एक भिन्न थी और उसके अंश में 200% की वृद्धि की गई। अगर दोस्तों अंश तो अपने आप में 100% होगा, तो हाँ, अगर उसके अंश में अगर अंश में 200% की वृद्धि कर दी गई है, तो अंश आज कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों हर में 350 की वृद्धि की गई है, तो हाँ, तो हर भी तो अपने आप में 100% होगा। हाँ, अगर हर में आज 350 की वृद्धि कर दी जाए, तो आज हर कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। 450 हो जाएगा। दोस्तों अगर अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए, 200% की वृद्धि कर दी जाए,
तो अंश तो आज हो जाएगा 300% हो गया, 300% हो जाएगा। और हर में अगर 350 की वृद्धि कर दी जाए तो आज हर हो जाएगा 450। इस प्रकार देखा जाए तो अंश और हर में वृद्धि करने के बाद हमारा भिन्न, अगर मैं अंश में हर में 200% और हर में, अगर मैं अंश में 200% और हर में 350% वृद्धि कर दूं तो हमारा हमारा जो भिन्न है ये हो जाएगा, हमारा भिन्न ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5/12 हो जाता है, मतलब ये बराबर है 5/12। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा तो कुछ लिखा ही ना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, अगर आप ऐसे सोल्व कर रहे हो तो आपको इस प्रकार सोल्व करना है, कि ये पूरा चीज उठकर इधर आ जाए, ना कि ये चीज उठकर इधर आए, ठीक है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको दिख रहा है ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करोगे, हाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है। ठीक है, आपको ये भी दिख रहा है कि 0 से 0 कैंसिल होगा कहोगे, हाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है। आपको ये भी दिख रहा है कि 15 दूनी 30 होता है कहोगे, हाँ 15 दूनी 30 होता है, ठीक है। या आपको ये भी दिख रहा है कि 15 तिया 45 होता है कहोगे, हाँ 15 तिया 45 होता है। 3 से आप इसे काटिए कहोगे, देखिए 3 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 चौक 12 आया। इधर आपको एक ही बचाना है, एक ही बचाना है, तो यहाँ पर नीचे तो 1 हो गया, लेकिन इस ये जो है 2 यहाँ पर पहुंचा दीजिए तो आया 5/8, मतलब जो परिणामी भिन्न था ये जो निकल कर आया 5/8। इधर 1 हो गया कहोगे, हाँ अगर मैं 2 इधर भेजता हूँ, यहाँ पर अगर कुछ बचा तो इधर भेज दीजिए, अगर यहाँ पर बच रहा है तो इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर तो बचा है तो यहाँ पर भेज दिया नीचे, तो आया 5/8। मतलब देखें जो परिणामी जो भिन्न है, मतलब जो मूल्य भिन्न है वो मिलाकर 5/8 है, क्या है 5/8 है। तो आप इस प्रकार से भी जवाब दे सकते थे तेजी से। हाँ बताइए, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखने को, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। 1 मिनट लीजिए, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे, हाँ क्या कहना चाह रहा है कहोगे, देखिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20%, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाता है। कह रहा है कि वास्तविक भिन्न क्या है, हाँ मैं दोनों तरीके से मैं करा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों वास्तविक भिन्न जो थी A/B थी, हाँ वास्तविक भिन्न जो थी A/B थी। दोस्तों ये जो हमारा अंश है, दोस्तों इस भिन्न का जो अंश है ये तो अपने आप में 100% होगा कहोगे, हाँ। और इस भिन्न का जो हर है वो हर जो है वो भी तो अपने आप में 100% होगा कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों आज अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो अंश आज अपने आप को कितना हो जाएगा, देखिए 100% तो अंश तो अपने आप में है कहोगे, हाँ। अगर आज 20% की वृद्धि कर देते हैं तो आज अपने अंश जो है अपने आप का आज 120% हो जाएगा, आज अपने आप का 120% हो जाएगा। अगर मैं 20% वृद्धि कर दूं अंश में, मतलब अगर मैं अंश में 20% की वृद्धि कर दूं तो आज अंश इतना हो जाएगा कहोगे, आज अंश इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हर में 5% की कमी कर दी जाए तो हर कितना हो जाएगा, देखिए हर तो अपने आप में 100% था मैंने कहा, तो देखिए अगर आप 5% की कमी कर दोगे तो हर आज अपने आप का 95% हो जाएगा, हाँ 95% हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों अगर अंश में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो हमारा जो भिन्न है दोस्तों, अगर भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो हमारा जो भिन्न है वास्तव में इतना हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5/2 हो जाता है, मतलब ये बराबर है 5/2 के, मतलब ये बराबर है 5/2 के। आप मेरी वजह से सहमत कहोगे, हाँ ठीक है। अब मैं काटा पीटी मचा लेता हूँ, इससे ये कैंसिल कहोगे, हाँ इससे कैंसिल। आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है, कि आपको चित्र दिख रहा है कि 5 से कट रहा है, कहोगे हाँ 5 से कट रहा है। अगर मैं इसे काटता हूं ना तो आएगा यहाँ पर 24, क्या आया 24। मैंने 10 को डिवाइड किया 5 से तो 2 आया, 12 की मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो 24 आ गया। अगर मैं इसे काटता हूँ तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर आएगा 19, 19 आएगा, कोई दिक्कत नहीं परेशान कहोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। अब दोस्तों 19 तो इधर जाएगा कहोगे, हाँ 24 इधर जाएगा कहोगे, हाँ। तो इस प्रकार A/B की वैल्यू क्या आएगी, देखिए A/B की वैल्यू वास्तव में 95/48 आ गई, 95/48 आ गई। A/B क्या कहता है, मूल भिन्न था। इस प्रकार देखे तो मूल जो भिन्न होगा, इस प्रकार देखे तो मूल भिन्न जो होगा वास्तव में 95/48 होगा। लेकिन इस प्रकार आपको करना था कभी नहीं, इस प्रकार हमें नहीं करना था, तब कैसे करना था, ठीक है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो अंश है, तो भिन्न का जो भी अंश होगा वो तो अपने आप में 100% होगा कभी, हाँ। जो भी हर होगा अपने आप में 100% होगा कभी, हाँ। तो आप मुझे बताइए, अगर भिन्न का अंश अपने आप में 100% है और हर भी अपने आप में 100% है, तब आप मुझे बताइए अगर मैं अंश में अगर मैं अंश में 20% की वृद्धि कर देता हूं, अगर तो किसी भिन्न के अंश में मैं
20% की वृद्धि कर देता हूँ तो आज अंश हो कितना जाएगा होगा, देखिए अंश तो अपने आप में 100% होगा। अगर आप वृद्धि कर देते हो 20% तो अंश आज हो जाएगा 120%। कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं हर में, दोस्तों हर तो अपने आप में 100% होगा हम, अगर मैं हर में 5% की कमी कर दूं तो हर कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो भिन्न वास्तव में ये हो जाएगा, भिन्न ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5/2 हो जाता है, 5/2 हो जाता है, मतलब ये बराबर है इसके। अब दोस्तों आपको सोल्व करना है, आपको इस प्रकार सोल्व करना है कि इधर एक हो जाए और सारी चीजें ये इधर पहुंच जाए और ना कि ये वाली इधर आए। और ये कब पहुंचेगी, जब इधर एक एक हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, हाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर आया 24 का हो गया, हाँ यहाँ पर आएगा 24। यहाँ पर आया 19 का हो गया, हाँ 19 आएगा, 19 है। 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 19 मेरे पास। ठीक है, 19×5 = 95, 24×2 = 48। तो ये जो निकल कर आया है कुछ और नहीं है, परिणामी भिन्न मतलब मूल भिन्न। मतलब देखा तो मूल भिन्न वास्तव में 95/48, 95/48। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ। इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि एक भिन्न का अंश, कह रहा है कि यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए, कह रहा है कि यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 1/20 हो जाती है। 1/20 का मतलब 11/21 हो जाती है। दोस्तों जब अंश में 200% की वृद्धि की जा रही है और हर में 4%, हर को 4%, 400% बढ़ाया जा रहा है तो भिन्न जो है 21/20 हो जा रही है। ये कह रहा है मूल्य भिन्न जाती है। तो मैं डायरेक्ट सोल्व करवाऊंगा आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को। दोस्तों जो भिन्न था, दोस्तों जो भिन्न है उसका तो अंश अपने आप में 100% होगा कभी हम, और हर भी अपने आप में 100% होगा कभी हम। आप मुझे बताइए अगर भिन्न अपने आप में 100% है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए अगर मैं भिन्न है, अगर तो भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दूं तो भिन्न का अंश हो कितना जाएगा होगा, देखिए भिन्न का अंश जो होगा देखिए भिन्न का जो भी अंश है वो अपने आप में 100% होगा। अगर आप 200% की वृद्धि कर देते हो तो आज हो जाएगा भिन्न का अंश 300%। क्या जगह होगा, 300% होगा, मतलब इतना जगह होगा हम। ठीक है, इसी प्रकार तो अगर हर में 400% की वृद्धि कर दी जाए तब हर कितना हो जाएगा होगा, देखिए हर तो अपने आप में होगा 100%। मैंने कहा होगा देखिए अगर 400% की वृद्धि कर दे हर में तो हर हो जाएगा आज वास्तव में 500%। इस प्रकार दोस्तों अगर अंश में, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर भिन्न के अंश में 200% की और हर में 400% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न वास्तव में ये हो जाएगा, भिन्न ये हो जाएगा। तो हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 21/20 हो जाता है, 21/20 हो जाता है, मतलब ये बराबर है 21/20 के। हो गया 21/20 के। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। आपको इस प्रकार सोल्व करना है कि ये सारी चीजें उठकर इधर चले जाए, ना कि ये वाली उठकर इधर है। तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, हाँ 00 से 00 कैंसिल। 5 से इसे इधर काट दिया हो गया, हाँ 5 से इधर काट दिया। 3 से मैंने इधर काट दिया हो गया, हाँ 3 से इधर काट दिया, 3 से इधर काट दिया। इस प्रकार देखा जाए तो क्या निकल कर आएगा, बस ऊपर आया 7, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर तो 1 1 हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा जो परिणामी भिन्न था, इस प्रकार देखा जाए तो हमारा जो परिणामी भिन्न था या वास्तविक जो भिन्न था वो क्या था, 7/4 था। क्या था, 7/4 था। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत की पसंद को नहीं, कोई दिक्कत की पसंद नहीं। 7/4 को आप लिख सकते हो, 7/4 को लिख सकते हो 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 लिख सकते हो, 1 सही 3/4 लिख सकते हो। ये तो भिन्न नहीं है, ये सही भिन्न है, लेकिन हमसे भिन्न पूछा था तो भिन्न कह सकते हैं या 7/4 होगा। क्या होगा, 7/4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ हाथों हाथ कर लेते हैं जिससे और क्लियर किया जाए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि 35 छात्रों और 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% टॉफी और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या का 40% टॉफी मिलता है। हाँ, कह रहा है कि कुल कितनी टॉफी है, हमें कुल कितनी टॉफी है। हाँ, दोस्तों दोस्तों एक कक्षा था, दोस्तों एक स्कूल था। अच्छा ठीक है दोस्तों, एक स्कूल था दोस्तों, एक मिनट रुकिए दोस्तों, एक कक्षा था दोस्तों, एक कक्षा था और उस कक्षा में कुल मिलाकर 35 छात्र थे। दोस्तों एक कक्षा था और उस कक्षा में कुल मिलाकर 35 छात्र थे और 6 अध्यापक थे। 35 छात्र थे और 6 अध्यापक थे। हाँ, दोस्तों एक कक्षा था उसमें 35 कुल मिलाकर छात्र थे और 6 अध्यापक थे। हाँ, ठीक है दोस्तों,
दोस्तों जो छात्र थे, दोस्तों छात्रों में से दोस्तों ये जो 35 छात्र थे कक्षा में, इनमें से प्रत्येक को छात्रों की संख्या का 20% टॉफी मिला है। दोस्तों प्रत्येक छात्र को, दोस्तों कक्षा में उपस्थित जितने भी छात्र हैं उनमें से प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 35 है। कह रहा है कि छात्रों की संख्या का 20% टॉफी मिलता है। इसका अगर मैं 20% निकालता हूँ, 20% निकालता हूँ तो क्या होगा? देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। अगर मैं इसका 1/5 हिस्सा निकालता हूँ तो आएगा 7। तो 20% का मतलब होता है 1/5। चाहे मैं 1/5 निकालूं, चाहे 1/7, चाहे 1/5 निकालूं, चाहे मैं 20% निकालूं, बात एक ही है। तो प्रत्येक बच्चे को, लड़कों में से प्रत्येक लड़के को, लड़, लड़कों में से, छात्रों में से प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या का 20% टॉफी मिलता है। छात्रों की संख्या का अगर मैं 20% मतलब 1/5 का हिस्सा निकालता हूँ तो 7 आएगा। मतलब देखा जाए तो छात्रों में से प्रत्येक छात्र को मिलाकर 7 ट्रॉफी मिल रहा है। हाँ, एक बात बताइए, अगर छात्रों में से प्रत्येक संख्या अगर तो छात्रों में से प्रत्येक छात्र को 7 ट्रॉफी मिला है तो कुल कितनी ट्रॉफी मिलेगी? कुल मिलाकर देखा जाए छात्रों को इतनी ट्रॉफी मिली है। कुल छात्रों को देखा तो कुल मिलाकर इतनी ट्रॉफी मिली है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं पता नहीं है। मैं यहाँ पे गुणा भाग भी कर लेता हूँ। 7 × 35 के 5 3 कैरी आया, मैंने कहा ठीक है। 7 × 21। इस प्रकार देखे तो लड़कों को कुल मिलाकर 245 ट्रॉफी मिली है। 245 ट्रॉफी मिली है। कितनी मिली है? 245 ट्रॉफी मिली है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों छात्रों को तो कुल मिलाकर 245 ट्रॉफी मिली है। हाँ। आगे हमसे कह रहा है कि जबकि अध्यापक को कह रहा है कि अध्यापकों में से प्रत्येक अध्यापक को कह रहा है कि अध्यापकों में से प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की संख्या का 40% ट्रॉफी मिलता है। छात्रों की जितनी संख्या है उसका 40% ट्रॉफी मिलता है प्रत्येक अध्यापक को। अगर मैं इसका 40% का मतलब है 2/5। अगर मैं इसका 2/5 हिस्सा निकालता हूँ तो आएगा 14। मतलब देखें तो प्रत्येक अध्यापकों में से प्रत्येक अध्यापक को 14 ट्रॉफी मिल रही है। अगर तो प्रत्येक अध्यापकों में से प्रत्येक अध्यापक को 14 ट्रॉफी मिल रही है तो कुल कितनी ट्रॉफी अध्यापकों के बीच बांटी गई है? इतनी ट्रॉफी बांटी गई है। मैं गुणा भाग कर लेता हूँ। 14 × 84 आएगा। मतलब देखें तो अध्यापक को कुल मिलाकर 84 ट्रॉफी मिली है। दोस्तों बच्चों को कुल मिलाकर 245 ट्रॉफी दी गई थी कभी, हाँ। और अध्यापकों को कुल मिलाकर 84, तो बच्चों को कुल मिलाकर 245 ट्रॉफी दी गई थी कभी, हाँ। और अध्यापक को कुल मिलाकर 84 ट्रॉफी दी गई थी कभी, हाँ। इस प्रकार देखा है तो कुल ट्रॉफियों की संख्या वास्तव में क्या थी कभी? देखिए 9, 8 4 12 2 हाथ से लगे 1, मैंने कहा हाँ। और 229, 329, अच्छा हाँ 329। तो इस प्रकार देखें तो कुल ट्रॉफियों की संख्या क्या थी कभी? 329 थी। क्या थी? 329। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं मेरे प्रति। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। कह रहा है कि 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% तथा और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है। हम कह रहा है कि बताइए कुल कितनी स्वीट्स है। दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों एक कक्षा में कुल मिलाकर 65 छात्र थे। दोस्तों एक कक्षा में कुल मिलाकर 65 छात्र थे और 4 शिक्षक थे। तो छात्र एक कक्षा में कुल मिलाकर 65 छात्र थे और 4 शिक्षक थे। तो कक्षा में जितने भी छात्र हैं, दोस्तों कक्षा में उपस्थित जितने भी छात्र हैं उनमें से प्रत्येक छात्र को दोस्तों कक्षा में जितने छात्र हैं उनमें से प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% टॉफी मिलता है। 20% अगर मैं इसका निकालता हूँ मतलब 1/5 हिस्सा निकालता हूँ तो 13 आएगा। मतलब देखा तो छात्रों में से प्रत्येक संख्या को कुल मतलब देखा तो छात्रों में से प्रत्येक छात्र को कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 ट्रॉफी मिला है। तो छात्र जितने थे कक्षा में उनमें से प्रत्येक को छात्रों की कुल संख्या का 20% ट्रॉफी मिलता है। मतलब 1/5 हिस्सा ट्रॉफी मिलता है। मतलब देखा तो प्रत्येक छात्र को कुल मिलाकर 13 ट्रॉफी मिल रहा है। अगर तो छात्रों में से प्रत्येक छात्रों को कुल मिलाकर 13 ट्रॉफी मिला है तो छात्रों को कुल कितना ट्रॉफी मिला है? छात्रों को कुल कितना स्वीट्स मिला होगा? देखिए अगर छात्रों में से प्रत्येक छात्र को कुल मिलाकर 13 स्वीट्स मिला है तो इस प्रकार देखें तो सभी छात्रों को कुल मिलाकर इतना स्वीट्स मिला होगा। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 13 × 25 = 65 के 5 6 कैरी नंबर, ठीक है। 13 × 6 = 78 और 6 होगा 84। इस प्रकार देखा जाए तो छात्रों को कुल मिलाकर 845 स्वीट्स मिला है। छात्रों को कुल मिलाकर 845 स्वीट्स मिला है। ठीक है। अब दोस्तों छात्रों को तो 845 स्वीट्स मिला है कभी, हाँ। इसी प्रकार बताइए टीचरों को कुल मिला कितना मिला है? शिक्षक को कुल कितना स्वीट्स मिला है? देखिए जितने भी शिक्षक है उनमें से प्रत्येक को छात्रों की संख्या का 40% स्वीट्स मिला है।
अगर मैं छात्रों की संख्या का 40% मतलब 2/5 में हिस्सा निकालता हूँ तो आएगा 26। मतलब देखा जाए तो शिक्षकों में से प्रत्येक शिक्षक को कुल मिलाकर 26 ट्रॉफी मिली है। अगर तो शिक्षकों में से प्रत्येक शिक्षक को कुल मिलाकर 26 ट्रॉफी मिली है तो सभी शिक्षकों को कुल कितनी ट्रॉफी मिली होगी? तो भाई इतनी ट्रॉफी मिली होगी। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 छिंग 24 के 4 2 कैरी हक में 4 दूनी 8 104 ट्रॉफी मिली है हक में। तो सभी छात्रों को कुल मिलाकर 845 ट्रॉफी मिली हो गया और सभी शिक्षकों को कुल मिलाकर 104 ट्रॉफी मिली हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो सभी शिक्षकों को सभी छात्रों को कुल मिलाकर 845 स्टूडेंट्स मिले हो गया और सभी शिक्षकों को कुल मिलाकर 104 स्टूडेंट्स मिले हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर स्टूडेंट्स की संख्या 949 थी। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल स्टूडेंट्स की संख्या वास्तव में 949 थी। हाँ, यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई है और हाँ यहाँ पर सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई है। ठीक है, आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार।